जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एचएपी यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये जो मॉडल पेपर है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मॉडल पेपर, ठीक है, आपका जो 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ रहेगा, जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं देखिए। पहला पार्ट ए से जो रहता है, ठीक है, पार्ट ए से जो रहता है, ठीक है, किन्हीं 6 क्वेश्चन यानी कोई 7 क्वेश्चन रहता है तो 6 पचे 30 यानी 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 5 नंबर, तो 6 पचे 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये पार्ट ए की बात। यदि पार्ट बी की बात की जाए तो टोटल 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है, यानी 11 क्वेश्चन रहता है, कि 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है, तो 10 क्वेश्चन और गुणे 3, तो यहाँ से आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद जो पार्ट सी जो क्वेश्चन रहता है उसमें फिल इन दी ब्लैंक भी हो सकता है, एमसीक्यू हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। वो कितने नंबर का रहता है, 20 नंबर का। तो टोटल मिला के देखा जाए तो आपका 80 नंबर ये क्वेश्चन होता। इसी को हम क्या करें, ये पेपर है, इसी को हम एकदम अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन पीडीएफ के फॉर्म में टाइप किया गया है। हम इन सब पे ज़्यादा रखते नहीं है, क्योंकि जो लिखाया रहता है हम जो खुद लिखते हैं, क्योंकि कई बुक के रेफरेंस से लिखते हैं, तभी कोई टेंशन मत लीजिएगा। ये जो है क्वेश्चन ये अति महत्वपूर्ण है। इसको हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला यहाँ से यानी एचएपी का पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखिए, कह दिया किसी 6 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना। 7 क्वेश्चन पार्ट ए में रहेगा, 7 क्वेश्चन में से किसी 6 को आपको अटैम्प्ट करना रहेगा, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का होने वाला है, ठीक है। तो इसमें कहा क्या है, डिफाइन स्केलेटन, यानी आपका जो हड्डी वाला सिस्टम स्केलेटन को डिफाइन करना है। फिर नेम द बोन ऑफ द एक्जियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब जो आपका एक्जियल बोन होती है और अपेंडिकुलर बोन होती है, इसको आपको डिफाइन करना है। ये टोटल कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे स्केलेटल का, तो 1 नंबर। एक्जियल बोन को डिफाइन करेंगे तो उसके टाइप यानी कि उसको 2 नंबर, और अपेंडिकुलर बोन के बारे में डिफाइन करेंगे तो आपको कितना नंबर, 2 नंबर, यानी 1 + 2 + तुम्हारे पास 2 बराबर में 5 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले इसे आप देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले स्केलेटल होता क्या है, केवल डिफिनेशन स्केलेटल का ले। स्केलेटल इज अ बोनी फ्रेम ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी जो शरीर बनी है किससे बनी है, हड्डियों से ही बनी है, क्योंकि हड्डी से हमारा क्या होता है, फ्रेमवर्क बना हुआ है। यदि आप उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ, तुम्हारे सोचो एक हड्डी टूटती है तो हाथ ही क्या हो जाता है, इसे लूला हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोचिए क्या होगा, हमारी पूरी हड्डी क्या की है, हमारे पूरे शरीर को खड़ा करने में मदद कर दी है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन हो गया 1 नंबर का। एक्जियल बोन को आपको क्या करना है, डिफाइन करना। तो लिखा एक्जियल बोन, इसमें क्या होती है, स्कल आपका इंक्लूड होता है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, और रिब केज होता है। मतलब एक्जियल बोन में टोटल 3 चीज़ आती हैं। सबसे पहले स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, और हमारे रिब केज यानी ये जो सीने वाली हड्डी होती है पीछे तक गई होती है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, बोन ऑफ स्कल, मतलब हमारे जो स्कल होती है उसमें कितने बोन होते हैं हमारे, देखो स्कल है जो 2 सेट ऑफ बोन, मतलब हमारी जो हड्डियां होती हैं ये सर में 2 सेट बोन होती है, ठीक है, 2 सेट बोन होती है। और क्या होती है, 8 क्रेनियल बोन होती है, 8 हमारे पास क्या होती है, क्रेनियल बोन होती है। और हमारे पास 14 फेशियल बोन होते हैं, ठीक है, कितने, 14 फेशियल बोन होते हैं। और 8 क्रेनियल बोन को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से नाम लिख देते हैं 14 क्रेनियल, यानी जो फेस, जो हमारे फेस पे बोन है, फेशियल जिसे बोन बोलते हैं, उसे हम डिफाइन कर दें। केवल नाम आपको लिख देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यानी 2 पार्ट में तुम्हारे पास एक पार्ट यहाँ से हो गया, एक पार्ट यहाँ से हो गया, यानी क्रेनियल हो गया, फेस हो गया, यही दोनों आपको क्या कर देना है, डिफाइन कर देना है। तो यहाँ से सबसे पहले लिखा 8 क्रेनियल बोन इंक्लूड होती है। हमारे पास 2 पेराइटल बोन होता है, 2 टेम्पोरल बोन होता है, हमारे पास 1 फ्रंटल बोन होता है, 1 ऑसिपिटल बोन होता है, और क्या होता है, इथमॉयड होता है, और यानी सिफनॉयड होता है, ठीक। इतने तुम्हारे बोन होते हैं, किसके, 8 जो होते हैं 8 क्रेनियल बोन के अंतर्गत आते हैं, 8 क्रेनियल बोन के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ऑप्शन में पूछेगा कितने क्रेनियल बोन होते हैं, तो आपको क्या बताना है, 8 बताना है, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास 14 फेशियल बोन आते हैं, कितने, 14 फेशियल बोन आते हैं, इनका नाम सुन देते हैं। 14 फेशियल बोन में तुम्हारे पास 2 मैक्सिला बोन आती है, 2 जिग्मॉइड यानी जिग्मोइटिक बोन आते हैं, और 1 मेंडिबल आते हैं, और 2 नोजल बोन नाक वाली बोन आते हैं,
2 तुम्हारे पास यानी 2 तुम्हारे पास प्लेटिन बोन आते हैं, 2 तुम्हारे पास क्या हो गए कोंचिका बोन आते हैं, और 2 हमारे पास लैक्राइमल, और लैक्राइमल के बाद तुम्हारे पास क्या हो गए बोलर बोन आते हैं, मतलब एक हमारे पास क्या होता है बोलर बोन होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने बोन को यहाँ से देख लिया यहाँ से। अब इसी में हमें और बोन के बारे में और बताना रहेगा, ठीक है, बोन के बारे में यहाँ नीचे, ठीक है, अभी बहुत सारा है क्योंकि क्वेश्चन को पूरा बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, अभी वो कॉलम तो हुआ था वर्टिब्रल कॉलम में देखा जाए तो हमारे पास 24 वर्टिब्रा होती, कितनी 24 वर्टिब्रा होती है, और उसमें सैक्रम होता है और कोक्लिया यानी कोकाइस होता है, ठीक है, यानी स्पाइनल जो कार्ड पीछे वाली हड्डी होती है उसमें कितना होता है 24 वर्टिब्रा होती हैं आपके टोटल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं नीचे करके देखते हैं, यहाँ से इसका नाम देख लेते हैं, उसके बाद रिब केज के बारे में, अपेंडिकुलर बोन के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक। यहाँ पर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, 22 तुम्हारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, 5 तुम्हारे पास क्या होती है लंबर वर्टिब्रा होती है, और सैक्रम और कोकाइसिस होती है, ठीक है। तो ये यहाँ से बोन हो गया इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट बोन हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है, नेक्स्ट बोन हमारे पास यहाँ से दे रखा है रिब केज के बारे में। तो रिब केज देखा जाए तो हमारे पास टोटल कितनी बोन होती हैं, टोटल देखा जाए तो आपकी ब्रिस्ट बोन जो छाती वाला बोन होता है उससे स्टर्नम जैसे सीधे बोन जाती है ना, जो 2 भागों में क्या कर देते हैं लोगों को डिवाइड करते हैं। और 12 पेयर हमारे पास क्या होते हैं रिब केज पे बातें हैं, जो रिब की हड्डी होती है कितनी होती है 12 पेयर होती है, ठीक है, यानी 12 जोड़ी में होती है। अब लिखा वो तुम्हारे पास उपना बोन हो गया। अब हम अपेंडिकुलर बोन को देखते हैं। अपेंडिकुलर बोन में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं बोन ऑफ पेक्टोरल ग्रेडिल, पेक्टोरल ग्रेडिल अपर लिम्ब, और तुम्हारे पास पेल्विक और लोअर लिम्ब, ये सब इसमें क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या कर देते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यानी तुम्हारे पास पेक्टोरल ग्रेडिल के अंदर क्या होती है, यहाँ से रुक जाइए इसे इरेज कर देते हैं, क्या होती है क्लेविकल बोल 2 होती हैं, इस पे यानी स्पेचुला, यानी इस क्या होती है स्पेचुला की तरह होता है जो यहाँ पर जांग वाली हड्डी होती है उसे बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया पेक्टोरल बोन के अंतर्गत। अब बोन ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्ब बोन के अंतर्गत देखा जाए तो ये आते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं ह्यूमरस आते हैं, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फाइलेंजस होता है। दोबारा सुनिए क्या बोल दिए हैं, ठीक है, इसमें दोबारा बोल दिए हम क्या, इसे दोबारा सुनिए, यानी ह्यूमरस होता, रेडियस होता, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस और फाइलेंजस। अब यदि रेडियस की बात की जाए तो 2 होते हैं, और अल्ना भी आपके पास कितने होते हैं 2, और कार्पस यानी कार्पस भी 2 होते हैं, ठीक है, और मेटाकार्पस भी 10 होते हैं, ठीक है। कार्पस आपके 16 की संख्या में होती है, ये सब आप याद रखिए, कार्पस की संख्या 16 होती है, मेटाकार्पस की 10 होती है, फाइलेंजस की कितना होता है टोटल 28 बोन होते हैं, ठीक है। और यहाँ से पेल्विक ग्रेडिल यानी हिप बोन जो होती है कितने पाई जाती है 2 में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ से ये अपर लिम्ब हो गया और हमारे पास पेल्विक ग्रिल हो गया। अब हमारे पास एक और बचा है जिसे हम लोअर लिम्ब बोलते थे। ये क्वेश्चन आपका एंडिंग हो जाएगी इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या दे रखा है लोअर लिम्ब के अंतर्गत फीमर आते हैं, टीबिया, फेबुला, प्लेट यानी क्या होता है पटेला आता है, यानी इसमें पटेला जो होता है, ठीक है, पटेला होता है, टार्सल होता है, मेटाटार्पस टार्सल और फाइलेंजस होता है। इनकी संख्या देख लिए, फीमर की संख्या क्या होती है 2, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी यही होती है, ठीक है, थाई बोन जिसे बोला जाता है। टीबिया हो गया, फेबुला 2 होता है, पटेला भी क्या होता है पटेला 2, एक इस साइड एक इस साइड होता है, ठीक है। और हमारे पास टार्सल की क्या संख्या 14 होती है, और तुम्हारे पास मेटा टार्सल की 10 होती है, और फाइलेंजस के कितने होते हैं 28 होते हैं। तो यही हमसे पूछा था, तो हमने क्या कर दिया स्केलेटल के बारे में और इनके बारे में सबको एकदम डिटेल में कवर अप कर लिया आराम से, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर एक्सेलरेट करते हैं रिटार्ड द ब्लड क्लोटिंग, मतलब कोई एक्सेलरेट करता है दूसरा क्या रिटार्ड कम करता है कि इसे ब्लड क्लोटिंग को कम किया जाए, उसके बारे में, ठीक। देखिए तो आप यदि केवल प्रोसेस लिखेंगे तो 3 नंबर, एनी 1 फैक्टर लिखेंगे तो 1 नंबर, रिटार्डर फैक्टर लिखेंगे तो एनी 2, किसी 2 का नाम बताना पड़ेगा तो 1 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ से कुछ देख लीजिए ब्लड एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। व्हेन ब्लड वेसल इज डैमेज, यानी एक्चुअल में होता क्या, जैसे हमारा ब्लड डैमेज कब होता है, ठीक, ब्लड वेसल डैमेज कब होती है, जैसे मान लेते आपको कहीं चोट लग गई, मार पीट कर लिए, बरियारे पीट दिए किसी को, तो उस समय हमारी क्या होती है ब्लड टिश्यू डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड का लॉस होने लगता है। अब उसे स्टॉप करने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ प्रोसेस होते हैं जिसे हम कोगुलेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होता है वसो कंट्रक्शन, वसो कंट्रक्शन ये देख लीजिए थोड़ी क्या ब्लड यानी प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होता है कोगुलेशन, हमसे केवल मैकेनिज्म पूछा तो हम मैकेनिज्म बनाते हैं, कोगुलेशन जो पूछा तो उसी को हम, क्योंकि ब्लड कोगुलेशन, तो कोगुलेशन क्या होता है कौन कौन से स्टेप में होता है वो काम खत्म कर देंगे। देखिए सबसे पहले कोगुलेशन इन ब्लड क्लॉटिंग को कोगुलेशन कहते हैं। सबसे पहले क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिनेज आ जाता है, रिलीज यानी रिलीज कौन करता है डैमेज टिश्यू,
ठीक है। बाई क्या होता है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब एक अंदर वाला एक बाहर वाला दोनों पाथवे प्रोसेस होता है। द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम है, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन हमारे इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसे कैल्शियम की प्रेजेंस में जब आता है तो तुरंत वो क्या आ जाता है, थ्रोम्बोन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ये थ्रोम्बिन एक्ट करता है किस पे, फिब्रिनोजिन पे, किस पे, फिर जो वो फिब्रोजिन किस में, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जाके वहाँ पर ट्रैप बना देता है, अपना काम बन जाता है। ठीक है, अब यही प्रोसेस को आपको क्या कर देना, यहाँ से आप फोटो यहाँ से खींच सकते हैं। इसके पहले हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, जो हमने हाथ से लिखा उससे वो ज़्यादा सूटेबल हमें लगता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ से हमें देखिए ये आपको दिखा देते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, यहाँ से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग ये आप यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो नीचे हम प्रोसेस लिख रखे हैं प्लीज़ उससे आप देखिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका टिश्यू इंजर्ड होता है, थ्रोम्बोसाइट आते हैं, यानी प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज बनाते हैं एयर की उपस्थिति में, क्योंकि जब हमारा पास टिश्यू रैप्चर होता है तो एयर की कॉन्टेक्ट में आता था, थ्रोम्बोकाइनेज बनाता है। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज क्या कर देता, प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देता, इनएक्टिव फॉर्म में रहता तो उसे कैल्शियम आयन की उपस्थिति में क्या कर देता, प्रोथ्रोम्बिन में एक्टिव कंस्टेंट में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि थ्रोम्बिन होता है वो एक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, थ्रोम्बिन, अब थ्रोम्बिन किस में जाएगा, फिब्रिनोजिन में जाएगा, जो इनएक्टिव है तो दोबारा उसे एक्टिवेट करेगा, फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये फिब्रिन क्या करेगा, ठीक है, किसके जाएगा, डब्ल्यूबीसी के पास। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, मोस्टली प्लेटलेट के पास जाएगा, और क्या होगा, प्लेटलेट क्या करेगा, वहाँ नेटवर्क फॉर्म कर देगा, जिसे जैसे ऐसे होता है ना, तो यहाँ पर ऐसे नेटवर्क फॉर्म कर देगा, मतलब जाली जैसी संरचना। आरबीसी बाइकन के उस शेप की होती है, इसी के अंदर ऐसे ऐसे धीरे 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 क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। यही मैकेनिज्म आपको वहाँ बताना था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। और ठीक, तो हमारा भी यानी ब्लड क्लॉटिंग हमने देखे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो असलरेट करते हैं, हमें दो चीज़ पूछा था, असलरेट करते हैं और कौन रिटार्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से असलरेट करने वाले जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, पास्चुरेशन हो गया, मतलब जो पीरियड आता उस टाइम हमारे पास क्या हो गया, ये असलरेट करता है। और पास्चुरेशन जब ब्लीडिंग होती कब, एट द टाइम ऑफ बेबी बर्थ करता तो। ठीक है, कोई हमारी टिश्यू इंजर्ड हो गई तब ये कर देता है। अब हमारे पास क्या होता है, किसी वेनम यानी जो आपके यानी स्नैक होते हैं वो बाइट करते हैं तब ये असलरेट होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर रहेगा तब असलरेट होता है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, यानी ये सब तुम्हारे पास असलरेटर मतलब इसलेटर देते हैं कि जिससे हमारा ब्लड जल्दी जल्दी क्या हो, रिलीज हो बाहर की तरफ। और उसे रोकने वाला भी कौन चाहिए, यानी रिटार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में तुम्हारे पास हीमोफीलिया, लीवर डिजीज यानी क्या होता है, एफिब्रिनोजीनिया, और क्या होगा, क्रिस्टमस डिजीज, ये सब तुम्हारे पास डिजीज होते हैं जो क्या कर देते हैं, रिटार्ड, कम करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। ठीक है, रिमूव कैल्शियम आयन फ्रॉम द बॉडी, एडिशन सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, मतलब अब ज़्यादा अमाउंट में सोडियम पोटेशियम सिट्रेट आयन को इंटेक करते हैं तब भी आपका क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड क्लॉटिंग और रिटार्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो यही आपको क्या कर देना था, यहाँ से बताना था। ठीक है, और यहाँ से कुछ और दे रखा, हम नीचे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर इन फंक्शन ऑफ स्किन विथ द नीट लेवल डायग्राम आपसे पूछा है। ठीक, मतलब सबसे पहले स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ स्किन का स्ट्रक्चर बताना, उसका फंक्शन बताना, छोटा सा डायग्राम बनाना, वो भी कितने नंबर का, ये 5 नंबर का है। ठीक है, तो इसमें तुम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 नंबर, और कोई फैक्टर यानी क्या लिखा, फंक्शन बताएंगे तो कोई 4 फैक्टर 1 नंबर का, डायग्राम बनाएंगे तो 2 नंबर का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी 2 मेन लेयर, एपिडर्मिस होती है और डर्मिस होती है। एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, और डर्मिस मतलब चमड़ी थोड़ा सा अंदर वाली लेयर होती है। ठीक, तो सबसे पहले एपिडर्मिस को देख लेते हैं, फिर डर्मिस को देखें। एपिडर्मिस क्या होता है, ये सुपरफिशियल लेयर होती है, यानी कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड केरेटिनीज, यानी क्या होता है, स्क्वाइमस एपिथेलियम होती है। कहने का मतलब केरेटिन जो तुम्हारे ब्लैक कलर की थोड़ी सी होती है उसे क्या बोला जाता है, केरेटिनिन बोला जाता है। ठीक है, जिसमें नो ब्लड वेसल आर द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल नहीं होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए, ये एक्चुअल में काम नहीं है। ठीक है, डर्मिस देख लीजिए आप, यहाँ से क्या करिए, ठीक है, डर्मिस देखने के बाद आप सीधे इधर चले आइए। ठीक है, यहाँ से जो जो हमसे कहा है उसे देखिए, ये आपके अब क्या हो गया, प्यारा सा डायग्राम हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम देख लिए तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ से यानी फंक्शन आप स्किन पे आ जाते हैं, यानी स्किन के एक्चुअल में फंक्शन क्या है। ठीक है, तो स्किन का फंक्शन यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर देता, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, और यानी क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है, यही स्किन करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, कहते हैं ना कि हमारा सनलाइट की उपस्थिति में हमारा स्किन क्या कर देता है,
कैल्शियम आयन का फॉर्मेशन करता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक, तो विटामिन डी क्या कर देता, फॉर्मेशन यही कर देता है। और एक तरह का सेंसेशन का काम करता है, सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, सेंसेशन का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। तो ये सब काम हो जाएंगे इसके अंदर। तो यही आपको क्या कर देना था, केवल आपका बोले यानी देखिए सबसे पहले आपको ईपीड यानी स्किन क्या होती है इसका स्ट्रक्चर बताना, फंक्शन बताना और थोड़ा सा इसके बारे में डिफाइन कर देना था। ठीक है, तो ये आपका नंबर 5 नंबर यहाँ से हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है, नेम द वॉल इन चेम्बर ऑफ अ ह्यूमन हार्ट, एक्सप्लेन द कार्डियक साइकिल। सबसे पहले क्या कर देना है, यानी हार्ट में कितने वाल होते उससे बताना है, हार्ट में कितने चेम्बर होते उसे बताना है, फिर कार्डियक साइकिल को एक्सप्लेन करना। तो आपको क्या नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने वाल होते हैं, टोटल 4 वाल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 वाल दिया है। ठीक है, एक तुम्हारे पास देखिए हार्ट देखा जाए तो ऐसे 4 चेम्बर के होते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट है, ठीक है लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। ठीक है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम होता है, ये राइट आर्ट्रियम होता है। ठीक है, और ये तुम्हारे पास राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब देखिए लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड लेके जाने वाला तुम्हारे पास एक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, जिसे बाइकस्पिड वाल्व जो नीचे दे रखा है, जिसे मिट्रल वाल्व भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिट्रल वाल के नाम से भी जाना जाता है। और एक तुम्हारे पास वाल होता है राइट आर्ट्रियम से यानी राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं, जो राइट की साइड में पाया जाता है उसे ट्राइकस्पिड, जो लेफ्ट की साइड में पाया जाता है उसे बाइकस्पिड। एक तुम्हारे बाहर की तरफ पूरे शरीर में ले जाता है तो उसे हम ऑर्टिक वाल बोलते हैं। एक तुम्हारे पास लंग के लेके जाता है यानी फेफड़े को ले जाता है उसे पल्मोनरी यानी वाल बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ। ठीक है, मगर आप मोस्टली देखा जाए तो 2 ही लिखिएगा जो आपको याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या बोलें, इसके हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। तो इस चारों चेम्बर को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 चेम्बर होते हैं। तो पहला चेम्बर तुम्हारे पास यानी लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, ऊपर वाला तुम्हारे पास आर्ट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास नेक्स्ट में हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हो जाएगा। अभी ऐसे जो बताएं ना, ठीक ऐसे जो बताएं, तो ऊपर वाला ये लेफ्ट हो जाएगा, ये तुम्हारे पास राइट हो जाएगा। ऊपर वाला याद रखिएगा हमेशा आर्ट्रियम रहेगा और नीचे वाला हमेशा हमेशा तुम्हारे पास क्या रहेगा, वेंट्रिकल रहेगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो हमने क्या कर दिया, वाल बता दिया और उसमें कितने चेम्बर होते हैं उसका नाम यहाँ से बता दिया। ठीक, अब लास्ट एंड फाइनल कार्डियक साइकिल, जो पूछा जाए उसी को ठीक बताइए। लिखा कार्डियक साइकिल क्या होती है, जैसे देखिए एक हमारे पास प्रेशर 2 होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक, तो लिखा तुम्हारे पास द इवेंट विच अकर्स इन हार्ट ड्यूरिंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट कार्डियक साइकिल। मतलब हमारी हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार रिलैक्स करता है, तो हमारा ब्लड एक बार पूरे शरीर में जाता है, उसके बाद क्या कर देता है, हमारे शरीर से बाहर की तरफ आता है, बाहर की तरफ ना एक्चुअली वापस होकर हमारे हार्ट में आता है। तो ये बात साइकिल 2 बार होती है, इसलिए क्या बोला जाता है इसे, कार्डियक साइकिल। द सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द वन यानी हार्ट बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। अब ये सब प्रक्रिया होती है, एक कार्डियक साइकिल जब बीट करता है हमारा हार्ट बीट तब हो जाता है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, कार्डियक साइकिल बोला जाता है। ठीक है, आपके सामने ये छोटा सा डायग्राम हो गया। एक्चुअल में देखा जाए तो एक कार्डियक साइकिल में 0.8 सेकेंड लगता है, 0.8 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा इतना जो प्रोसेस तो जो 0.1 सेकेंड में होता है उसे हम आर्टेरियल सिस्टोल बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं, और ये कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है। तो इसको भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर दिया। तो ये 3 स्टेप होते हैं जिसे कार्डियक साइकिल बोला जाता है। अब कितने सेकंड में होता है वो नहीं याद रखेगा तभी कोई टेंशन नहीं, स्टेप लिख दीजिएगा, कितने मिनट में कार्ड यानी हार्ट बीट होता है। हार्ट साइकिल कार्डियक साइकिल होता है, हार्ट साइकिल बात एक ही है। ठीक है, उसी को आपको क्या कर देना, डिफाइन कर देना। अब वही चीज़ यहाँ से आपको क्या कर देना, लिख रखा है आराम से। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपको लिख रखा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं इसे भी। ठीक है, कि कब कौन ओपन होगा वही सारी चीज़ें यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आराम से चलते हैं। ठीक है, इस पे चलते हैं। यहाँ से हमसे क्या क्वेश्चन पूछा भाई, कह दिया है यानी ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम एलियास ऑफ किडनी इन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर। मतलब क्या करना है, सबसे पहले किडनी का आपका क्या कर देना, स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें कम से कम जो लेबल वाला पार्ट होता कि कौन किडनी है, कौन यूरेटर है, कौन यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा कौन है, ठीक, वो आपको क्या कर देना, थोड़ा डिफाइन कर देना, उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन कर देना, एक्सप्लेन भी करना रहेगा।
तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ किडनी देखते हैं। तो लिखा तुम्हारे पास 3 मेन एरिया ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको क्या कर देते, किडनी का स्ट्रक्चर ही दिखा देते। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक यानी एक सेक्शन काटा हुआ किडनी का। एक्चुअल में वो वाला डायग्राम बनाना चाहिए था, ठीक है। चलो नहीं बनाया तो क्या किया जाए। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, एक यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया किडनी का, ठीक है। एक्चुअल में किडनी पूरा बनाना चाहिए था, चलो कोई टेंशन नहीं। एलियस पूछा भाई, एलियस पूछा तो यही बताना, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन पूछा है, ठीक है, वो नहीं बनाना था। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देयर द 3 एरिया ऑफ टिश्यू ऑफ द सीन एलियस ऑफ किडनी। मतलब किडनी का जब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काटेंगे तो 3 पार्ट आपको दिखने वाले हैं। आउटर फाइब्रस कैप्सूल सराउंडिंग द किडनी, किडनी के जो सराउंडिंग पार्ट होता है इसे फाइब्रस टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद कार्टेक्स जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो बिलो द कैप्सूल, कैप्सूल के जस्ट नीचे रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, उसे कैप्सूल बोला जाता है। और आउटसाइड रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पिरामिड बोलते हैं। और एक पार्ट होता है मेडुला, मेडुला क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ द कोनिकल शेप से, यानी स्ट्रेटी, यानी क्या लिखा, स्ट्रेशन इन द रीनल पिरामिड, द रीनल पैपिली इज द अपेक्स ऑफ पिरामिड, द पैपिली ओपन इनटू द माइनर कैप, यानी क्या होता है, कैलिक्स में ओपन होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा बना दे रखा, यहाँ से लिख रखा माइनर, ठीक है, लिख रखा माइनस कैल्सिस, ठीक है, कैल्सिस यूनिट द मेजर कैलिक्स होता है, ठीक है। मतलब बहुत से छोटे छोटे कैलिक्स यानी क्या मिलते हैं, कैलिसेस मिलते हैं, जो क्या बनाते हैं, कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर देता है, ये रीनल पेल्विक क्या कर देता है, फनल शेप होता है जो कलेक्ट करता है यूरिन को। मतलब जो नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर आ जाता है, हमारे, ठीक है, पेल्विक रीजन पे आ जाता है, रीनिक पेल्विक। ये स्टोरेज करते हैं और कहाँ भेज देते हैं, यूरेटर की तरफ भेज देते हैं। रीनल पेल्विक कंटिन्यू टू यूरेटर। अब यूरेटर की जो सबसे लास्ट ओपनिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के द्वारा जब हमें क्या कर देता, महसूस होता कि हमारी जो यूरिन यानी यूरेटर है, मतलब पेशाब की थैली से, यूरिनी ब्लैडर बोला जाता है, यूरिनी ब्लैडर बोला जाता है, उसके द्वारा क्या कर देते हैं, हमारे मैसेज आता है और वहाँ से ओपन होती है, हम पेशाब के थ्रू से बाहर निकाल देते हैं। तो ये इसके बारे में हो गया यहाँ से। और स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा बना रखे हैं, आराम से यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना। ये भी कितने नंबर का है, यहाँ से 5 नंबर का है, ठीक है। ठीक, तो ये आपका दे रखा तुम्हारे पास F नंबर क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है इसको डिफाइन करना है। और बेसिक कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विथ लेवल डायग्राम आपको डिफाइन करना है एकदम डिटेल में। सबसे पहले देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये जैसे मान लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन समझते हैं, जैसे मान लेते हैं तवा टच किए, आप सांप देख लिए या तवा टच किए तो तुरंत क्या, ऐसे नहीं होता चलो अच्छा फील हो रहा है कि गर्म, तुरंत क्या करते हैं, जब टच करते सट दे हटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि वो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, वहाँ पर हमारा माइंड तुम्हारे पास यानी इम्पल्स को रिसीव नहीं करता है, ठीक है ना, तो जनरेट करता है। वो तुम्हारे पास दो, एक सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन, वो दोनों वर्क करते हैं, भन्न से ही क्या कर देते हैं, अपना काम कर देते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन की डिफिनेशन बता देनी, उसका बेसिक कंपोनेंट क्या होता है उसे आपको डिफाइन कर देना है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इसी को हम क्या कर देते हैं, एकदम अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन को हम यहाँ से देख लेते हैं आराम से, ठीक है। ठीक, तो यहाँ से डिफिनेशन देखिए, ए रिफ्लेक्स एक्शन इज ए इनवॉलेंट्री इमीडिएटली मोटर रिस्पॉन्स टू द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी स्टिमुलस होता है, कहने का मतलब इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो उसे इनवॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में उसे क्या बोला जाता है, वॉलेंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर का एक्चुअल में होता क्या, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से हम क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। लिखा द कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर विच आर इन्वॉल्व द, यानी लिखा प्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। दीज स्ट्रक्चर ये क्या होता है, सबसे पहले मेन चीज़ होते हैं, एक सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन होता है। ए सेंसरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन स्किन विच रिसीव द सेंसरी इम्पल्स, मतलब सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी रिसेप्टर होता है हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या कर देते, तो कोई भी यदि सेंसरी इम्पल्स होता तो उसे रिसीव करने का काम करता। ये हो गया पहला पॉइंट। सेंसरी नर्व विच ट्रांसमिट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, टू पोस्टेरियर रूट ऑफ द स्पाइनल कार्ड। सबसे पहले देखो क्या सेंसरी न्यूरॉन क्या कर देते हैं, जो भी सेंसरी इम्पल्स आता है उसे क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेजने का काम करते हैं या रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, कहाँ से, यहाँ सेंसरी जो ऑर्गन होता है, ठीक है, पोस्टेरियर रूट, उससे ये काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट में लिख दिया है,
लिखा ए कनेक्ट न्यूरॉन विच रिसीव द सेंसरी इम्पल्स, मतलब जो कनेक्टर न्यूरॉन होते हैं वो क्या कर देते हैं, सबसे पहले जो सेंसरी इम्पल्स होता है उसे वो रिसीव करते हैं, फिर क्या कर देते हैं, इंटरेप्ट और जनरेट करते हैं मोटर इम्पल्स, और वो कहाँ पर जाते हैं, मोटर न्यूरॉन के पास। तो मोटर न्यूरॉन क्या कर देता है, इम्पल्स को क्या कर देता है, जनरेट करता है, फिर क्या कर देता है, मोटर न्यूरॉन जो होता है, अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मोटर जो न्यूरॉन होता है, यहाँ से दो वर्ड सुनिएगा, मोटर जो नर्व होता है ट्रांसमिट द मोटर इम्पल्स टू द मोटर अफेक्टिव ऑर्गन, मतलब जो भी इफेक्टिव ऑर्गन है वहाँ तक जाता है, और इफेक्टिव ऑर्गन लाइक मसल रिसीव द इम्पल्स और क्या कर देता है, एक्साइटेड टू द रिस्पॉन्स टू। अब देखिए इम्पल्स मतलब क्या कर रखा, आप तो सोचो, सबसे पहले मान लेते हैं हम क्या करिए, कोई चीज टच किए, ठीक है, टच किए तो सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या कर देते हैं, भन्ना से आपको लेके जाएंगे मोटर न्यूरॉन के पास। अरे भाई मोटर न्यूरॉन कहेगा अरे यार हटावा मर दे, नहीं तो मर जाइबा, दिक्कत हो जाए, जरूर जाइबा, ठीक है। तो वहाँ पर सोचते नहीं, वो विद इन द सम सेकेंड के अंदर होता है, सम सेकेंड मतलब तुरंत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अभी देखेंगे डायग्राम, आपसे तुरंत समझ जाएंगे। यहाँ से आपके देखिए मेन चीज़ें देखिएगा और कुछ मत पढ़िएगा, ये आपके क्या हो गए, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के एक प्यारा सा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखिए करता क्या है, ये जो है पोर्शन ये क्या कर देता है, सेंसरी न्यूरॉन को यहाँ पर इम्पल्स को लेकर आता है, ट्रांसमिशन मतलब जो मैसेज आता है वो लेकर आता है। उसके बाद क्या देते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या कर देता है, उस पर वर्क करता, तुरंत उसे हटाने का काम करता है, ये हो जाएगा। तो आपको मेन चीज़ यही बना देना, और कौन लेकर आ रहा है वो, कौन लेकर जा रहा है वो लेकर जाएगा, आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहाँ पे नेम द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको डिफाइन करना डिटेल में। ये कितने नंबर का है, 5 नंबर का, और ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये आपका फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है किसका, जो लॉन्ग क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन। तो देखिए 7 में से किसी 6 को आपको क्या कर देना, डिटेल में करना रहता है, जब तक आपका बढ़िया से हो नहीं जाता। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ धनराशियाँ दे के इसे आप क्या कर सकते हैं, आराम से ले सकते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिएगा मॉडल पेपर, ठीक है, HAP यानी मॉडल पेपर HAP का हम तुरंत आपको क्या कर देंगे, रिसीव करा देंगे भावना से, ठीक है। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत आते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारे पास, देखिए सबसे पहले मेन चीज़ क्या होती है, अल्वेट्री कैनाल, ठीक है। अल्वेट्री कैनाल में क्या होता है, जैसे हमारे मुंह से स्टार्ट होता है, फेरिंग्स होता है, आइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, उसके बाद ये क्या होता है, लास्ट एंड फाइनल एनस होता है, उसको आपको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, जो भी यानी क्या होते हैं असेसरी आर्गन, जैसे टंग हो गया, ठीक है, लीप यानी लिप्स हो गया, टंग्स को नहीं हम लिप्स को नहीं कंसीडर करते हैं, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, पैंक्रिया, लीवर, और तुम्हारे पास सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं, ठीक है, उसे थोड़ा सा हम कंसीडर यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लिखेंगे तो अपना काम बन जाएगा। अब लिखा तुम्हारे पास कंपोजिशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, मतलब वाटर होता, मिनरल होता, म्यूकस होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता, एंजाइम, पेप्सिन तथा बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिख दिया तुम्हारे, फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस का तुम्हें क्या कर देना है, इसका फंक्शन लिखना, ठीक है। तो पहले इसके पहले हम आपको जो डायग्राम ऊपर दिया गया सब के बारे में, यहाँ से हमारा स्पेस है, यहाँ से डायग्राम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये आपका माउथ हो गया, माउथ से क्या हो गया, आइसोफेगस, ये कैसा बन रहा है जी, ठीक है, ये आइसोफेगस हो गया। यहाँ से आपका क्या होगा, इससे स्टमक हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे जाके यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे आराम से क्या हो जाएगी, निकल जाने वाली, ठीक। ये आपका यानी माउथ हो गया, या आइसोफेगस, ये स्टमक, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जिसे ड्यूडेनम बोलते हैं, ये स्मॉल का इलियम और जिजुनम हो जाएगा, और ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। उसके बाद क्या होता जानते हो, लीवर उवर थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक। यहीं पर हमारे पास क्या होता है, ऐसे लीवर होता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसी के अंदर बाइल, हमारे पास क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है, जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं, पेट के जस्ट नीचे ये होता है। तो इसी को आपको क्या कर देना, एकदम अच्छे तरीके से डिफाइन कर देना। फिर तुमसे क्या लिखा, फंक्शन ऑफ यानी गैस्ट्रिक जूस, जो गैस जूस होता है उसका फंक्शन लिखना। सबसे पहले क्या कर देता, वाटर लिक्विफाई इन फूड, मतलब जो भी आप खाना खाते हैं उसे क्या कर देता, बढ़िया से लिक्विफाई मतलब एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक। HCl एसिडिफाई द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ स्लेवरी एमाइलेज, मतलब क्या कर देता है, जो भी एक्शन रहता है स्लेवरी एमाइलेज को उससे क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, और जो HCl की एसिडिक प्रॉपर्टी को थोड़ा सा इंक्रीज करा देता है। ठीक। अब यदि HCl की एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया रहेंगे उससे किल कर दिए जाएंगे HCl के द्वारा। फिर क्या लिखा, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिनोजिन इज क्या लिखा, एक्टिवेट टू पेप्सिन, मतलब जो आपका पेप्सिनोजिन है, ठीक है, पेप्सिनोजिन है वो क्या कर देता है, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है, किसके द्वारा, HCl के द्वारा। ठीक। फिर डाइजेस्टिव प्रोटीन टू पेप्टोन, एन हमारे पास पेप्टाइड होता है, जब भी डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, ठीक है, वो प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक करता है, किसकी उपस्थिति में, यानी पेप्टोन में, और तुम्हारे पास किस में, पेप्टाइड में। ठीक। फिर लिखा है इंट्रिंसिक फैक्टर तुम्हारे पास होल पे जो एब्जॉर्ब करते हैं विटामिन B12 को हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसमें B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, उसको म्यूकस प्रिवेंट करता है इंजरी ऑफ द स्टमक वाल, मतलब जो हमारी स्टमक वाल होती है, ठीक है, ऐसे मान लेते ये हो गए यहाँ से। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा वाल बना रहे हैं जी, ये होगा हमारे पास ऐसे हमारी यानी हमारी पेट है, तो पेट की जो वाल होती है उसे कौन यानी प्रोटेक्ट करता है, गैस्ट्रिक जूस ही प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl के द्वारा उसे रैप्चर किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन था हमारे भैया। ठीक है, तो हमने क्या क्या दिया देखा, पूरा डिटेल में एकदम बढ़िया से देख लिया इन सबको। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने 7 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया, किसी 6 क्वेश्चन को ही आपको क्या करना, लिखना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ से 11 क्वेश्चन है, कि 10 क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में लिखना है, और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 10 या 30 नंबर आपको मिलने वाला है यहाँ से। चलिए ध्यान से सुनिएगा। लिखा नेम द फंडामेंटल टिश्यू। ठीक है, फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंस बिटवीन स्मूथ टिश्यू एंड स्केलेटल मसल के बारे में आपको बताना। सबसे पहले टिश्यू वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आप यहाँ पॉज करके लिखिए, टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, जैसे सेल की स्टडी को साइटोलॉजी। ठीक है, तो उसी तरह से टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। कितने लोग देखें ऐसे लिख के दिखा देते हैं आराम से। ठीक, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो नेम टिश्यू मतलब क्या कर देता है, यदि नाम टिश्यू का लिखेंगे तो 1 नंबर, डिफरेंस करेंगे तो आपको 2 नंबर, तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना रहता, 3 नंबर का तो कम से कम आधे से 1 पेज के अंदर इसे ख़त्म कर दीजिएगा। तो लिखा तुम्हारे पास फंडामेंटल टिश्यू आर द एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये तुम्हारे पास टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, हमारी कहीं भी ये रहेगी तुम्हारी लेयर बनाएगी और ये प्रोटेक्शन का काम करने की काम करेगी। जैसे एपिथेलियल में बहुत सारे होती है, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, ये सब। कनेक्टिव टिश्यू कहीं भी रहेगा तो ये वेरियस आर्गन के क्या करेगा, आर्गन को कनेक्ट करेगा। जैसे मान लेते बोन से बोन कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड से तुम्हारे पास ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मान लेते हमारी मसल जो है किससे कनेक्ट है, नहीं हमारी हड्डी से कनेक्ट है, तो इसे बताओ कोई कोई कनेक्ट करके रखा है कि नहीं, तो ये भी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं। ठीक, मस्कुलर टिश्यू जितने हमारी मसल होते हैं वहाँ पर क्या भरा हुआ, मस्कुलर टिश्यू बन के भर दिया। नर्वस टिश्यू में केवल एक ही आते हैं, नर्व टिश्यू। ठीक है, नर्वस सेल जो आप 9th में पढ़ चुके हैं, तो बायो में पहला ही चैप्टर। ठीक, नहीं टिश्यू वाले चैप्टर में आप अच्छे से पढ़े होंगे, या 11th में पढ़े होंगे थोड़ा सा। ठीक, यहाँ से कोई 4 डिफरेंस बताना, किसमें, स्मूथ टिश्यू में और हमारे पास स्केलेटल मसल टिश्यू में। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा झटके में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या लिखा है, यहाँ पर यानी स्केलेटल मसल टिश्यू को हम स्ट्रेटेड मसल टिश्यू बोलते हैं, इसे नॉन स्टेरॉयडल बोलते हैं। ये तुम्हारे पास लेग्स एक्सटेंसिबल होते हैं और ये क्या होते हैं, मोर एक्सटेंसिबल होते हैं। ये फाइब्रस टिश्यू सिलेंडर शेप के होते हैं और इसमें पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये तुम्हारे स्पाइंडल शेप के रहते हैं और हर एक सेल के अंदर केवल और केवल एक न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक, देयर आर द अंडर द कंट्रोल आवर विल, मतलब ये हम क्या कर सकते हैं, स्केलेटल टिश्यू का, स्केलेटल मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम स्मूथ मसल को कंट्रोल नहीं कर सकते भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन सब के बारे में। और यहाँ से क्या होगा, 2-2 पॉइंट यहाँ से आप भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 3 नंबर का, तो छोटा छोटा उसी को आपको डिफाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, यानी डिफाइन द टर्म, हर एक टर्म को डिफाइन करेंगे तो 1 या 3 नंबर यहाँ से मिल जाने वाला है यहाँ से, यानी दूसरे का बी हो जाएगा। सबसे पहले कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसे डिफाइन करना है, यानी क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, इसे डिफाइन करना। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसे मतलब तीनों को क्या कर देना, अच्छे से डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कार्डियक
आउटपुट, मतलब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्ट फ्रॉम ईच वेंटिकल, ठीक है, एक वेंटिकल 1 मिनट एवरी, यानी ईच में एवरी मिनट, मतलब 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो कितना इजेक्ट होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, स्ट्रोक वैल्यू मल्टीपल में क्या हो जाएगा, हार्ट रेट क्या होता है, वही आपका मल्टीपल कर देंगे, काम बन जाएगा। स्ट्रोक वैल्यूम क्या होता है इसे देख लेते हैं। लिखा द अमाउंट ऑफ ब्लड एक्सपेल बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंटिकल, मतलब जो वेंट्रिकल यानी हमारे वेंटिकल जो होती है एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, एक बार में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता तो उसमें कितना ब्लड एक्सपेंड होता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वैल्यू बोलते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब देखिए लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, जिस वाल के कंटेनर में रखा जाता है उसके ऊपर एक बाहर क्या करता है, बल लगाता है कि नहीं, उसी को ब्लड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखा क्या आप सुनिए, इट इज ए लेटर प्रेशर एग्जर्ट बाई द ब्लड, मतलब क्या होता है, ऐसा प्रेशर जो ब्लड के द्वारा अप्लाई किया जाता है उसे हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 नंबर यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट पे 3 नंबर की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या बोल कर रखा है भाई, क्या कर रहा है, ठीक, नीट एंड लेबल करा द ह्यूमन सेल एंड लेबल, मतलब क्या कर देना है, ठीक है, ईच लेबल एंड डायग्राम की कितना नंबर, एक आधा नंबर का है। न्यूक्लियस, गाल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एक सेल बनाना है तो उसमें न्यूक्लियस को दिखाना है, गाल्जी अपरेटस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, साइटोप्लाज्म को, लाइसोसोम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपको दिखाना, जो कहा उसी को आपको डिफाइन करना। 6 दिया तो 6 को आपको उसी में क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। आपका कितना नंबर, 3 नंबर यहाँ से बन जाने वाला है। तो आपको यहाँ से हमने क्या कर दिया, डायग्राम आपके सामने ये रहा, ठीक है। तो बीच में आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। नेम द फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर का आपको क्या कर देना, फंक्शन लिखना है। कोई 6 फंक्शन लिखेंगे तो 6 डेढ़ कितना, 6 आधा कितना होता है, 3 होता, तो 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आराम से, ठीक। तो सबसे पहले लिखा लीवर का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। और क्या होता है, ठीक है, ग्लाइकोजेनिक फंक्शन करता है, यही मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी फार्मेशन ऑफ यूरिया का फार्मेशन लीवर ही करता है। और क्या लिखा है तुम्हारे पास, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी एंड डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोवेव, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी का क्या करना है, डिस्ट्रक्शन करना है। और डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोवेव के अगेंस्ट क्या कर देना, आपको डिफेंस करता है यही, ठीक है। और क्या लिखा, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है या कोई ड्रग्स ले लिया उसे डिटॉक्सिफाई कौन करता है, हमारा लीवर अकेले करके बैठा है। इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन का क्या कर देता है, ये इनएक्टिवेशन करता है। मान लेते कोई हार्मोन एक्टिवेट बहुत ज़्यादा मात्रा में तो उसे इनएक्टिवेशन करने का काम करता है। यानी सिक्रीशन ऑफ बाइल का क्या कर देता है, ये सिक्रीशन करता है, ठीक है। ये सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन करते हैं। और आरबीसी का फार्मेशन करता है फेटल स्टेज में, मतलब जो बेबी अभी जन्म लिए हैं या बेबी अंदर है तो उनका क्या होगा, ब्लड का जो फार्मेशन होता है लीवर के अंदर ही होता है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 9 लिख दिया। किसी आपको 6 लिखना जो आपको इजी लगे वहाँ से आपका PDF के जरिए मंगा के इसे आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। आज 11 नंबर तक क्वेश्चन दे दिया भाई, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या दिया है, यहाँ से कह दिया डिफाइन हार्मोन को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। फिर क्या, नेम द हार्मोन ऑफ द इंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड, मतलब प्यूटिटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो इंटीरियर प्यूटिटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना। हार्मोन का केवल नाम लिखना, जो कहा वही। तो हार्मोन क्या होता है, हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर सीक्रेट बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को निकालती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मतलब क्या कर देती है, जो हमारे पास इंडोक्राइन, ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन को सीधे ब्लड में निकाल देती है। और ब्लड क्या कर देता है, फ्लो के उस टारगेट आर्गन पर जाता है, उसकी सेलुलर एक्टिविटी काम को करवाता है। तो वही चीज़ लिख रखा है यहाँ से आराम से, ठीक है। अब लिखा तुम्हारे पास हार्मोन सीक्रेट बाय द इंटीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड, मतलब प्यूटिटरी ग्लैंड से इंटीरियर हार्मोन निकलता है उसके बारे में।
सबसे पहले यहाँ से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम GH हार्मोन भी बोलते हैं। और क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है, ACTH यानी एडिनो, ठीक है, एडिनो क्या लिखा, कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है, गोनोडोट्रॉपिक हार्मोन होता है, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, यानी ल्यूटिजाइनिंग हार्मोन होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, ICH। ये सब याद रखिएगा मेरे भाई, एक नंबर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसका फुल नेम भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से बता सकते हैं यहाँ से इजीली, ठीक है। और तुमसे क्या पूछ दिया यहाँ से, ठीक, यहाँ से क्या पूछा है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड मतलब WBC को आपको डिफाइन करना, उसका काम भी बताना पड़ेगा यहाँ से 3 नंबर, मतलब WBC को यानी क्लासीफाई कर रहा है, उसका काम बताना है आराम से, ठीक। तो क्लासीफाई देखा जाए तो देखिए, क्लासीफाई 2 में किया गया, ग्रेनुलोसाइड और ए ग्रेनुलोसाइड, मतलब जिसमें ग्रेन्यूल पाया जाता है, मतलब देखिए ऐसे सेल है तो सेल के अंदर ऐसे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर यदि पाएंगे उसे ग्रेन्यूल बोला जाएगा, जिसमें ऐसे छोटे छोटे गोले जैसी संरचना पाए जैसे उसे ग्रेनुलोसाइड, और जिसमें नहीं पाए जाते उसे ए ग्रेनुलोसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास ग्रेनुलोसाइड के अंतर्गत तुम्हारे पास न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल आते हैं, और ए ग्रेनुलोसाइड के तुम्हारे पास क्या हो गया, मोनोसाइट और लिम्फोसाइड आते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है ठीक है, विच इंक्लूड ग्रेनुलोसाइड में कौन इंक्लूड है, तो इसके बारे में आपको डिफाइन कर देना, अपना काम बन जाएगा, ठीक। अब ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। हम नेक्स्ट पे चल लेते, यहाँ से लिख रखा फंक्शन ऑफ WBC, यानी WBC का फंक्शन यहाँ, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रोफिल क्या कर देता है, इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और यानी लिम्फोसाइट, इसका ही थोड़ा थोड़ा काम आप ले लेना। तो क्या होगा, न्यूट्रोफिल होता है फैगोसाइटोसिस की नेचर का होता है, ये क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करेगा और उन्हें इनगल्फ, ठीक है, और फॉरेन मटेरियल, जो भी फॉरेन मटेरियल आएगा उन्हें इनगल्फ खा जाएगा और हमारे सेल को बचाएगा। इसिनोफिल क्या होता है, ये फैगोसाइटिजिक होता है, और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होती है, पैरासाइट इन्वेंशन और ओवरकम इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन इवॉल्व द इन्फ्लामेशन ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, मतलब जिसको मान लेते हैं कभी कभी सुबह उठी है तो सुबह ही क्या हो जाती है, उन्हें छींक आने लगती है, जो एलर्जी होती है इन्हीं के कारण से, यानी इसिनोफिल के घटने बढ़ने से होती है, ठीक है। बेसोफिल क्या होता है, ठीक है, बेसोफिल क्या होता है, ये तुम्हारे पास लिबरेट हेपेरिन को क्या कर देता है, ये लिबरेट करता है। हेपेरिन क्या होता है, एक तरह का एंटीकोगुलेंट होता है जो हमारे शरीर के अंतर्गत पाया जाता है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, इन्फ्लामेशन ऑफ साइट इन एलर्जी, मतलब जहाँ एलर्जी होती है वहाँ स्वेलिंग फुला देता है, कहते नहीं खजली उजली होती है, कहते यार भैया काटे ले कुछ मच्छर वच्छर फूल गए बदे, तो ये बेसोफिल वहाँ पर समझ लो, ठीक है, एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। लास्ट में तुम्हारे पास मोनोसाइट क्या होता है, फैगोसाइटिसिक इन नेचर का होता है, फैगोसाइटिस मतलब जो भी इनगल्फ फॉरेन मटेरियल आएगा उसे वो खा जाएगा। लिम्फोसाइट में क्या होता है, डी डेवलप इनटू द प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल में क्या होता है, डेवलप होता है, सीक्रेट करता है एंटीबॉडी, मतलब ये क्या होता है, प्लाज्मा सेल में के अंदर क्या डेवलप होता है और सीक्रेट करता है एंटीबॉडी को ये क्या कर देता है, सीक्रेट करता है। तो हमने क्या क्या इसमें देख लिया, जो हमसे पूछा था, ठीक है, ल्यूकोसाइड क्या होता है उसको हमने डिफाइन कर दिया, इसके काम को देखिए। हम इतना जितना काम लिख रहे हैं, कहीं इतना नहीं याद रखेगा तभी कोई टेंशन नहीं, एक बार इस PDF को लेकर आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस PDF को पढ़े रहेंगे, ठीक है, तो हमारे व्हाट्सएप पे इसी के लिंक में हम क्या करेंगे, अपना नंबर डाल देंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं कुछ प्राइस देकर, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछ दिया है, ठीक है, इससे अब केवल डायग्राम पूछा तो आप डायग्राम यहाँ से बना देंगे, केवल फंक्शन भी पूछा, कह रखा नीट लेवल डायग्राम ऑफ लिम्फ नोड एंड स्टेट ऑफ 2 फंक्शन, मतलब क्या लिम्फ नोड का आपको क्या कर देना है, डायग्राम बनाना है और इसका कोई 2 फंक्शन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देना है, लिम्फ नोड का आपको डायग्राम यहाँ सामने, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसको फंक्शन के बारे में लिख सकते हैं। तो ये लिख रखा क्या क्या करता है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। और क्या होता है, पोरलिफिकेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन क्या करता है, कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर यदि घुस गया तो उसे डिस्ट्रॉय करेगा, फिल्ट्रेट करके बाहर निकाल देगा, ठीक। और पोरलिफिकेशन यानी फेरेशन में क्या होता है, T लिम्फोसाइड और B लिम्फोसाइड क्या होते हैं, अंडर को अपने आप को मल्टीपल करते हैं, उसे क्लिक करके मार देते हैं, भैया कहाँ इला है, निकला बहरे, धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं। तो ये काम हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तुमसे क्या रखा,
एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का आपके फिजियोलॉजी क्या कर देना है, रिस्पायरेशन की फिजियोलॉजी का आपको एक्सप्लेन करना है भैया, ठीक है। तो ये भी कितने नंबर का, 3 नंबर का, तो इसे भी थोड़ा सा आप क्या कर दिए, एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो डायग्राम तो पहले हम दिखा देते हैं, तब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आपको क्या कर देते हैं, यहाँ से हम दिखाते हैं यहाँ से, ठीक। तो पहले हम आपको थोड़ा सा देखिए, डायग्राम यहाँ नीचे है, ठीक है। कब इंस्पायरेशन हो रहा, कब एक्सपायरेशन हो रहा, तो इसमें आपको बता देना है। मतलब आप ठीक है, इंस्पायरेशन पहले समझते हैं, दोनों वर्ड को समझते हैं। देखिए, हमें फिजियोलॉजी मतलब हमें कब सांस अंदर लेंगे, कब सांस को बाहर निकालेंगे, तो आप इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। द रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस सप्लाई द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इनटू द बॉडी एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। एक्चुअली में इसे ब्रीथिंग लिखना चाहिए था, क्योंकि ब्रीथिंग का ये प्रोसेस होता है। जब हम ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, अंदर लेते हैं, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेते हैं, तो उसी प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक। जब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसे हम इनएक्सपायरेशन बोलते हैं, और जब शरीर से बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसे एक्सपायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग देखा जाए तो 12 से 15 बार पर मिनट, मतलब एक ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन देखी बात की जाए तो 12 से लेकर 15 पर मिनट करता है, 1 मिनट में इतने बार सांस ले लेता है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन यहाँ से देख लेते हैं क्या होता है, फिर एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है, यहाँ से सुनिए, द स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस यानी लिखा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। जो इंटरकोस्टल मसल होती है क्या कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जो डायफ्राम होती है उसकी यानी साइड क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जो नीचे हमारा डायफ्राम होता है नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाएगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, ठीक है। एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, हवा भरेगा। आप हवा भर जाएगा तो वहाँ पर अब क्या हो जाएगी, अपना ऑक्सीजन पहुँच चुका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तुम्हारे पास रिड्यूस द प्रेशर, प्रेशर क्या होगा वहाँ पर, रिड्यूस होगा, क्योंकि एरिया यदि कम हो, एरिया यदि ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात प्रेशर कम होगा। इक्वल टू प्रेशर फ्रॉम द एटमॉस्फियर टू द लंग, द प्रोसेस ऑफ इनहेल, यानी क्या होता है, इंस्पायरेशन एनर्जी नीड टू करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन लास्ट 2 सेकेंड। मतलब क्या कर देते हैं, ये हम सिंपली देखा जाए, यानी इंस्पायरेशन में समझिए, जब हमारी डायफ्राम नीचे जाती तो एरिया ज़्यादा हो जाता, एरिया यदि ज़्यादा हो जाता तो प्रेशर कम हो जाता। यदि प्रेशर कम होगा तो हमारे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा लगभग, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हमें क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन बोलते हैं। बस इतना समझिए। एक्सपायरेशन क्या होता है, अब उसी का जस्ट उल्टा। अब देखिए, हमारा डायफ्राम जब ऊपर आता तो इंटरकोस्टल मसल अंदर की तरफ धंसती है, यानी रिब केज अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। रिब केज जब अंदर की तरफ जाता है और डायफ्राम ऊपर की तरफ आता तो एरिया कम होता, एरिया कम होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर होगा तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाहर हो जाएगी। अब सुनिए एक्सपायरेशन, वही इसी प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। रिलीज द इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम रिजल्ट डिक्रीज। देखो, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगी तो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल दिया है, यानी स्पेस ऑफ लंग्स, स्पेस ऑफ लंग्स में देखा जाए तो इतनी चीज़ें, स्पेस ऑफ द लंग रिजल्ट द प्रेशर तुम्हारे पास इनसाइड द लंग इंक्रीज कर जाएगी, और कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि हमारे पास क्या होगी, उसके कंपेयर में हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे अंदर की लंग्स की इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया में 3 सेकेंड लगते हैं और उस प्रक्रिया में 2 सेकेंड लगते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड, तो 12-5 60, मतलब एक बार में, मतलब 1 मिनट में हम 15 से 12 बार आराम से सांस इसी के द्वारा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम यहाँ से दिखा देना, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुमसे आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तुमसे कह दिया क्वेश्चन नंबर 3 कर रखा, इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथिक सिस्टम। देखिए, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक होता है, तो आपको सिंपैथिक को आपको डिफाइन करना है। एक्चुअल में इसका इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हार्ट बीट पे, आई पे और स्मॉल इंटेस्टाइन पे। हार्ट पे देख लेते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा और फोर्स करेगा कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन कराने में सिंपैथिक और रिलैक्सेशन कराने में पैरासिम्पैथिक। तो हमें सिंपैथिक पूछा तो उसी को बता देना। आई क्या होती है, डायलेट प्यूपिल कॉजिंग द माइड्रेटिस, क्या होती है, माइड्रियासिस होती है, ठीक है। ये आई पीपल तुम्हारे पास क्या डाइल्यूट कर जाएगी, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन पे रिड्यूस द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो हमारी एक्टिविटी होती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा और क्या करेगा, उन्हें स्लो डाउन कर देगा डाइजेशन को। आपका डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे पूछा, एक्सप्लेन रोल ऑफ इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन इन बॉडी, मतलब हमारे शरीर में इंसुलेशन का यानी इंसुलिन का क्या रोल है, ग्लाइकोजन का क्या रोल है। तो कम से कम 2-2, 3-3 पॉइंट लिखिएगा, बस काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देते हैं, रोल ऑफ इंसुलिन पहले सुन लेते हैं। इंसुलिन क्या होता है, यदि इंसुलिन हमारे शरीर में डिक्रीज होगा तो जाहिर सी बात शुगर लेवल इंक्रीज करेगा।
तो लिखा है डिक्रीज द शुगर लेवल, मतलब देखिए इंसुलिन की कमी से हमें क्या हो जाता है, मधुमेह यानी क्या शुगर रोग हो जाता, कहते नहीं शुगर हो गया इन्हें। ठीक है, अब इसमें क्या लिख रखा देखिए, डिक्रीज द शुगर लेवल, मतलब क्या होता है, इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम ये होता। इंक्रीज द इनटेक क्या होता, सॉरी इंक्रीज द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल, मतलब क्या कर देता है, इंसुलिन क्या कर देता है, हमारे जो भी सेल हैं उन्हें क्या कर देता है, ज़्यादा लेने के लिए ज़्यादा एग्रेसिव करता है। इंक्रीज द लिखा है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोज यानी ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन इनटू द लीवर यानी लीवर एंड स्केलेटल मसल, मतलब क्या कर देता है, ये इंसुलिन जो होता है ये कन्वर्जन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, जिससे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोरेज करे, जब रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ से दोबारा निकालने की कोशिश की जाए। इंक्रीज द अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय द सेल, बाय सेल यानी सेल के द्वारा क्या करता है, अमीनो एसिड को मेंटेन करता है। इट प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, स्टोरेज ऑफ फैटी यानी फैट इन एडिपोज टिश्यू, ये क्या करता है, डिक्रीज द ग्लाइको, ठीक है, जीनोलाइसिस करने का काम करता है। और क्या करता है, प्रिवेंट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोटीन फैट और ग्लाइकोनियोजेनेसिस करने का काम करता है। ये इंसुलिन का काम हो गया। और यहाँ से ग्लाइकोजन का, ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज द ब्लड, ये हाँ यहाँ पर देखो रिड्यूस कर रहा था, ये क्या कर, इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल वेन वेयर द ब्लड शुगर वेन फॉल डाउन द नॉर्मल, ठीक है, द ग्लूकोज स्टोरेज इन लीवर इज द ब्रेकिंग डाउन द ग्लूकोज इन द बाय द हार्मोनल ग्लाइकोन। कहने का मतलब क्या कह रखा, जब हमारे ब्लड शुगर यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है, तो ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोरेज किया जाता है तो उसे ब्रेक डाउन तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में फिला के क्या हो जाता है, ग्लाइकोन के द्वारा काम कर दिया जाता है। तो हमारी बॉडी एक्टिविटी क्या कर देती है, उस ग्लाइकोजन को जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ आराम से यूज कर लेती है यहाँ से। ठीक है, स्टूमुलेट द ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को स्टूमुलेट करता, दो हार्मोन होता जो मेंटेन करता ब्लड शुगर लेवल को। तो ये हो गया। यहाँ से के पे आते हैं, ठीक है, के पे आते हैं। अभी देखिए कितना क्वेश्चन है, अभी 2 पेज है, चलिए ठीक है इसे पढ़ लेते हैं पहले। ठीक, हमसे पूछ दिया नेम द, ठीक है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 3 नंबर का, पूछ दिया हमें नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो पार्ट होते हैं उसका एक्चुअल में काम आपको बताना पड़ेगा। तो लिखा तुम्हारे पास, ठीक है, यहाँ से कह दिया है यानी 3 मेन पार्ट एंड फंक्शन, मतलब कोई मेन 3 का जो फंक्शन है यानी पार्ट है उसका, और उसका काम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम होता है, टेस्टिस होता है, सीमिनल वेजाइकल होता है, एजुकुलेटरी डक्ट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यूरेथ्रा होता है, और यहाँ से पेनिस होता है। तो यहाँ से इसे बहुत सारे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपको मेनली उन्हीं का नाम लिखना है जिससे आप क्या कर सके, थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सके। ठीक है, तो यहाँ से आप सुनिए, देखिए टेस्टिस क्या कर देता है, जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करता है। तो यहाँ से लिख देंगे पहला पॉइंट। इपिडिडाइमस क्या कर देता है, इपिडिडाइमस इज ए साइट ऑफ स्पर्म मैचुरेशन, मतलब देखिए टेस्टिस में आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, मगर मैचुरेशन देखा जाए तो इपिडिडाइमस में होता है। ठीक, और सेक्रोटम क्या कर देता है, प्रोटेक्ट द टेस्टिस, ठीक है, बाहर के इन्वायरमेंटल से प्रोटेक्ट करता है और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। क्यों, क्योंकि यदि बाहर की तरफ नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए जो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, तो उसे भी ये मेंटेन करने का काम करता है, बाहर की तरफ लटकाने का काम करता है ये। और क्या होता है, लिखा है यानी का डिफरेंट डक्ट यानी वास्ट डिफरेंस क्या होता है, जो स्टोरेज करता है, स्पर्म को कैरी करता है, स्पर्म कहाँ पर ले आता है, इपिडिडाइमस टू यूरेथ्रा, मतलब एक नली होती है जिसे हम वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, ये क्या कर देता है, इपिडिडाइमस से और यूरेथ्रा तक को स्पर्म को उठा कर ले जाने का काम करता है ये। ठीक है, और नेक्स्ट में लिख देते हैं, यहाँ से 2 आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका इसका नाम, इसका, और यहाँ से इतना हमने कर दिया। ठीक, मतलब आपको 3 ही 4 काम लिखाना, तो हमने 3-4 काम को यहाँ से आराम से दिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तुम्हारे पास पार्ट सी जो होता है, ठीक है, उस पर पहुँच चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तुरंत तो 1 लाइन में आंसर दे के ख़त्म कर देना। लिखा पहला क्वेश्चन, नेम 3 लेयर ऑफ हर्ट का कोई 3 लेयर होता है उसका नाम हो लिख देना। तो कितने नाम होते हैं, कितने लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो लिखा पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, केवल ऐसे लिखना है क्योंकि 1 नंबर का नहीं, आप वो आ रहा तो 1 पेज लिखिए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है। ठीक है, यहाँ पर कलर द ब्लड वेसल विद द कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, मतलब क्या कर देता है, हार्ट टू लंग्स के ले जाने का काम करता है पल्मोनरी आर्टरीज। कौन? पल्मोनरी आर्टरी। ये भी कौन सा ऑक्सीजन है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ये ले जाने का काम करता है भैया, ठीक है। ये देखिए एक्सेप्शन है, आप पढ़े होंगे आर्टरीज हमेशा 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 ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, मगर इन केस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। अब कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कौन सा ऐसा है, ठीक है, यानी एक्सेप्शन है, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो होगा, पल्मोनरी वेन बताइए कौन सा ब्लड ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड। कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन हमने लिख दिया आपके बारे में, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास आ जाते हैं, यहाँ से, ठीक है, राइट लंग्स के पास 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स के पास क्या होते हैं? 2 लोब होते हैं। तो ये आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में था। क्या लिखा? इंटेंसिव फैक्टर नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, विटामिन B12, यानी इंटेंसिव फैक्टर जो आप पढ़े हैं ना, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। फिर क्या लिख रखा है? ये ब्लैक कलर का, इसी को आपको फिलअप करना है। लिखा इज ए हार्मोन सीक्रेट बाय टेस्टिस। टेस्टिस कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? मेल हार्मोन, क्योंकि टेस्टिस मेल में होता है तो टेस्टोस्टेरोन करता है, ठीक है। नेम द, ठीक है, नेम द बोन इन्वॉल्व द एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट में तुम्हारे पास कौन कौन से बोन, उसका नाम? ह्यूमरस होता है, रेडियस और अल्ना यहाँ से इंक्लूड होता है, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पर लिखा है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वहाँ पर क्या होता है? एसिटोकोलाइन, यानी एसिटोकोलिन निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर क्या लिखा? पेरीफेरी नर्वस सिस्टम में कितने पेयर होते हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व और कितने स्पाइनल नर्व? तो यानी देखा जाए तो क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 12 पेयर में होते हैं, और 31 पेयर क्या होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल नर्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको बता देना। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यहाँ से क्या पूछ दिया है, ठीक है, यहाँ से हमसे पूछा नेम द क्रेनियल नर्व, यानी का रिस्पांस टू इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग, मतलब हमारी बॉडी इक्विलिब्रियम में है प्रेजेंट टाइम में। और क्या होता है? सुनने के लिए भी लाभदायक है, उससे क्या बोला जाता है? ऑडिटरी नर्व बोला जाता है, या तुम्हारे पास यानी वेस्टिबुलो, ठीक है, कोक्लियर नर्व बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हियरिंग से मदद करता है। फिर क्या पूछा है? इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस, मतलब जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो ओवम होता है, कहाँ जाके फर्टिलाइजेशन उसका होता है भैया? वो कहाँ होता है? देखिए, ओवरी से देखा जाए तो तुम्हारे पास ओवरी जो होती है एक अंडा निकालती है, जो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फैलोपियन ट्यूब में एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन होता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म। तो यानी आपको क्या कर देना है? फैलोपियन ट्यूब पे आपको टिक मार देना है यहाँ से, ठीक। अब क्या दे रखा है? स्टडी ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, मतलब इसमें से ऑप्शन वाला दे रखा है, ठीक है। जब आप यानी फिजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसे हम क्या बोला जाता है? एनाटॉमी। एनाटॉमी अंदर की तरफ काम किया जाता है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर, इसे भाई कंफर्म करिए भाई थोड़ा, ठीक। ऑप्शन में उल्टा दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टडी ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, उसे एनाटॉमी मतलब किसी के इंटरनल पार्ट का, फिजियोलॉजी मतलब फिजिकल फंक्शन के, हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू के बारे में, और साइटोलॉजी मतलब ये होगा। इसमें से ये कंफर्म करिएगा, ये सही है कि एनाटॉमी तो हमको नहीं लगता है सही है, फिजियोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एक बार इसे गूगल करिएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखा? द टर्म मीडियल किसके लिए है उपयोग किया जाता है? नियर ऑफ द मिड लाइन जो होती है किसके लिए? अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉडी, ठीक है, या तुम्हारे पास नियर टू हेड, अवे फ्रॉम द हेड, या नियर टू द मिड लाइन। तो यहाँ पर क्या फिलअप कर देंगे? नियर टू मिड लाइन पे, ठीक है, टिक कर देंगे। और नेक्स्ट पे तुमसे पूछा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कह दिया है एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द एयर एंड लंग्स इज कॉल्ड, मतलब जो हमारे पास कह दिया गैस का जब एक्सचेंज होता है एयर और लंग्स के बीच में, उसे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। जब सेल के लेवल में जाता तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं भैया, ठीक है। और क्या पूछा है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टिकाई हेल्प करता है, ठीक है, कॉर्टिका जो कान के रीजन में पाया जाता है, सुनने में मदद करता है। तो लिखा बैलेंसिंग में, हियरिंग में, विजन में, ऑल ऑफ दिस। तो आप किस पे मारेंगे? हियरिंग पे आप क्या कर देंगे? इज द करेक्ट ऑप्शन। लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टी सेल, ठीक है, सॉरी टेस्ट सेल होते हैं, टेस्ट सेल ऑन टंग्स ऑन रिसीव द स्टिमुलस ऑफ टेस्ट आर, ठीक है, उसमें अल्फैक्टरी रिसिप्टर या सूंघने के लिए होता है, गैस्ट्रो जो वो स्वाद के लिए होता है,
यानी लिखा बोरो रिसेप्टर या फोटो रिसेप्टर देखने के लिए, तो यहाँ लिखा है गस्टोटरी रिसेप्टर, तो इस पे मार देंगे, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट एंड, ठीक है, यहाँ से क्या लिखा, फोकस लाइट ऑन रेटिना। रेटिना पे कौन फोकस करता, सिलेरी मसल करती, जो हमारे क्या लेंस को घटा बढ़ा के मेंटेन करती दूरी को। ऐसे आपको बहुत दूर देखना था, इससे देखेंगे, अब बहुत दूर देख, नज़दीक देखना था, अखिया फाड़ के देखा था टका, तो हम क्या करें, सिलेरी मसल होती है वो लेंस को घटा बढ़ा सकती है उसकी फोकस दूरी को। ठीक है, यहाँ से ठीक, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, यहाँ से लिख देते हैं। यानी एग्जांपल ऑफ द हिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट का कौन एग्जांपल है, सोल्जर, हिप, नी या ऑल ऑफ, ठीक, ऑल ऑफ द्वाइस, ठीक, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें क्या दे रखा है, नी जो जॉइंट होता तुम्हारे पास क्या हो गया, ये वाला एग्जाम्पल इसका सही है। लिखा तुम्हारे पास फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन सी, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्टेटेड मसल इज नोन है, उसे क्या बोले, सार्कोमियर। अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़े थे उसमें बताया गया था ये। ठीक है, यहाँ से क्या रखा, रीजन वाई राइट किडनी इज ए स्लाइटली लोअर एंड लेफ्ट किडनी, मतलब जो राइट किडनी होती है नीचे की तरफ होती है लेफ्ट किडनी के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि राइट किडनी क्या होती है, जस्ट ऊपर लीवर पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्गन क्या होती है, लीवर। लीवर क्या कर देती है, उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देती है। तो यहाँ पर लिखा कंसीडर स्पेस ऑक्यूपाई बाई लीवर ऑन ए राइट साइड, इसीलिए उसे क्या कर दिया जाता है, नीचे की तरफ कर दिया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरा इसे कवर अप कर दिया। ठीक है, यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका यदि पेमेंट की बात की जाए तो 20 रुपीज़ देंगे, तो ऐसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का आपको 20 रुपये दे के क्या करेंगे, आप आराम से यहाँ से रिसीव कर सकते हैं इसका PDF। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।